नमस्कार। मिड डे प्राइम के एक और खास अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आप सभी दर्शकों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की वापसी से जुड़े प्रस्ताव पर पक्ष विपक्ष के बीच धक्का मुक्की। भाजपा ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर देश को तोड़ने की साजिश का लगाया आरोप। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में गृहमंत्री ने दोहराई आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लिए प्रतिबद्धता। अमित शाह ने कहा, बीते एक दशक में भारत के अंदर आतंकवाद के खिलाफ बना मजबूत इकोसिस्टम। कर्नाटक दौरे पर जेपीसी बोर्ड के अध्यक्ष जगदंबिका पाल वक्फ की शिकायत करने वाले किसानों से मिलकर सच जानने आए हैं हुबली और बीजापुर। देश भर में बिखरी छठ की रौनक, आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। पटना समेत तमाम जगहों पर तैयारियां पूरी। और पटना में गुलबी घाट पर शारदा सिन्हा का राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। लोगों ने दी नम आंखों से कोकिला को भावभीनी श्रद्धांजलि। और सबसे पहले बात वन रैंक वन पेंशन की। जी हां, मोदी सरकार द्वारा भारतीय सुरक्षा बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के लिए एक दशक पूरे हो चुके हैं और इस योजना के लागू होने के से लाखों सैन्यकर्मी और उनके परिवार बीते एक दशक में लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। दशकों से लंबित भारतीय सशस्त्र बलों की मांग वन रैंक वन पेंशन को मोदी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन किया, जिससे करीब 25 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मियों को और उनके परिवारों को लाभ हुआ। वन रैंक वन पेंशन का मतलब है समान कार्य और समान सेवा अवधि के लिए समान पेंशन, चाहे सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो। उदाहरण के लिए साल 1980 में सेवानिवृत्त होने वाले जनरल को साल 2015 में सेवानिवृत्त होने वाले जनरल के समान पेंशन तय किए गए। सरकार द्वारा समय समय पर वर्तमान और पिछले पेंशन भोगियों की पेंशन की दर के बीच के अंतर को खत्म किया गया। भर्ती होने के बाद में मैंने जो है 16 साल नौकरी करी। 16 साल नौकरी करने के बाद में 100 रुपये पेंशन हुई। सेम रैंक सेम पेंशन मोदी के टाइम में ही हुई है। मैं मोदी का बहुत आभारी हूँ। जैसे आदमी पहले पेंशन आता था कम, बाद में उसी रैंक का आता था ज़्यादा, क्योंकि उसकी तनख्वाह ज़्यादा हो जाती थी तो उसकी पेंशन ज़्यादा बनती थी। रैंक एक ही रहता था पुराने वाले करने का, इसलिए उसके बराबर कर दी जो आ जा रहा है पेंशन। ये वन रैंक वन पेंशन का मैं सरकार का बड़ा आभारी हूँ। इन्होंने हमें पूछा है, आज अच्छी पेंशन है। मोदी सरकार ने जो है ये लागू कर दिया तो इससे हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ। कई हजार रुपए का मतलब जो फायदा हुआ और अब पेंशन हमारे 33,700 करीब है। मेरी पेंशन करीब 3,500 रुपये वन रैंक वन पेंशन में बढ़ के आई है और मैं इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि फौजियों के बारे में इतना सोचती है। 2014 से 2023 तक यानी इस योजना के शुरू होने के बाद से इस योजना पर 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2013 के सेवानिवृत्तों की पेंशन के आधार पर पुनः निर्धारित की गई। यह 1 जुलाई 2014 से प्रभावी हुआ। पूर्व सैनिक 40 वर्षों से अधिक समय से वन रैंक वन पेंशन के लागू करने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर कई समितियों का गठन भी हुआ। वर्ष 1984 में केपी सिंह देव समिति ने सिफारिश की। बाद में वर्ष 1991 में शरद पवार समिति ने वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर कोई विशेष सिफारिश नहीं की। वर्ष 2003 में रक्षा मंत्री समिति रिपोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन को अंतर मंत्रालयी समिति के विचारार्थ छोड़ दिया।
राज्यसभा याचिका समिति ने अपनी 142वीं रिपोर्ट में कहा कि सरकार को सभी रक्षा बलों में वन रैंक वन पेंशन लागू करना चाहिए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसका लाभ 1 जुलाई 2014 से प्रभावी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय सुरक्षा बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के 1 दशक यानी कि 10 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि आज ही के दिन वन रैंक वन पेंशन लागू किया गया था। यह हमारे पूर्व सेवा कर्मियों के साहस और उनके बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। OROP को लागू करने का फैसला लंबे समय से चली आ रही थी। इस मांग को पूरा करने और हमारे नायकों के प्रति देश की कृतज्ञता की पुष्टि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। आप सभी को खुशी होगी कि पिछले 1 दशक में लाखों पेंशनर्स और पेंशनर्स परिवार इस ऐतिहासिक पहल से लाभान्वित हुए हैं। संख्या से परे OROP हमारे सशस्त्र बलों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हम अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करने और हमारी सेवा करने वालों के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हर संभव प्रयास करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वन रैंक वन पेंशन के 1 दशक पूरा होने पर उन्होंने ये अहम बातें सोशल मीडिया के जरिए हम सभी के सामने रखने का काम किया है। और इस सब के बीच वन रैंक वन पेंशन योजना भारत सरकार की एक ऐसी पहल है, एक ऐसी इनिशिएटिव है जो सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत समान रैंक और सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को एक समान पेंशन दी जाती है। योजना के लाभार्थियों का कहना है कि इस योजना से उनके परिवार को आर्थिक रूप से संबल मिला है। वहीं इस योजना का लाभ ले रहे नायब सूबेदार पद से सेवानिवृत्त हुए राजेंद्र बुढ़ानिया और शहीद कंवराज सिंह की पत्नी सुमन कंवर ने भी इस योजना को सेवानिवृत्ति रक्षा कर्मियों के लिए बहुत ही उपयोगी बताया है। सबको मिलना चाहिए। मैं मेरा नहीं बोल रही हूँ कि मेरे कोई मिलनी चाहिए, मेरी बहनें काफी है मेरे देश, सबको बराबर मिलना चाहिए। वन रैंक वन पेंशन के बारे में बताना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने ये स्कीम चलाई है बहुत अच्छी स्कीम है। इसका जवानों को और उनके फैमिलीज बच्चों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसमें क्या होता है कि वन रैंक वन पेंशन है वो अपने नाम से अंडरस्टूड है। वन रैंक का मतलब हो गया कि जिस रैंक में जो बंदा पेंशन आ रहा है, आ जाए चाहे आज के 15 साल पहले आए, उसके समान पेंशन होनी चाहिए। तो इसी को लेकर ये स्कीम है। और केंद्र सरकार द्वारा वन रैंक वन पेंशन लागू करने के बाद फौज से रिटायर्ड हुए लोगों में खुशी की लहर है। आपने कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुनी। प्रयागराज में सेना के जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्होंने इस योजना को लागू होने पर खुशी जाहिर करते हुए सरकार का धन्यवाद दिया। डीडी न्यूज के साथ बातचीत में उन्होंने सरकार की इस योजना का स्वागत किया। प्रयागराज में 35,000 भूतपूर्व सैनिक हैं, सभी लोग खुश हैं। वन रैंक वन पेंशन बहुत ही अच्छी योजना थी, जिसका जो है सभी पूर्व सैनिक अपने तहे दिल से समर्थन करते हैं और सरकार जो है इससे और बढ़िया से जो है हमारे को जो है इससे बहुत फ़ायदा मिला है। सरकार की ये वन रैंक वन पेंशन वाली योजना पे सारे फौजी पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। वन रैंक वन पेंशन लागू हुआ है, इसमें हम सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट है। वो सेना के अंदर बहुत खुशी का माहौल। तो ये कुछ प्रतिक्रियाएं जो लोग फौज से रिटायर्ड हुए हैं और इस योजना से वो लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत ही खास मेहमान रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल SK गैडियोक साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गैडियोक साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। और साहब, बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो आपको बधाई। और जिस बात को लेकर बीते 10 वर्षों से पहले चर्चाएं होती थी और मांग आप लोगों की तरफ से कि भाई इस OROP को लागू किया जाए, राजनीतिक वजहों से लागू नहीं हो पा रही थी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार आने के बाद से इसको तुरंत ही लागू किया गया और हमने प्रतिक्रियाएं सुनाई, आपने भी सुनी होंगी, सब ने इसकी जमकर तारीफ की है। आपकी प्रतिक्रिया आज 1 दशक
पूरे हो गए इस योजना को लेकर? मैं अंग्रेजी में अगर बातचीत करूं तो आपको कोई उससे फर्क तो नहीं पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में, आप अंग्रेजी में आप बात करें जी। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। वेरी गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल टू दूरदर्शन that I've been asked to come and speak on One Rank, One Pension and also express my views on that. I'm General Gadio from the Brigade of the Guards, superannuated from Staff College as the Commandant in January 2017 after completion of nearly 40 years of unblemished record of service. Ladies and gentlemen, I shall very briefly what has been spoken by the anchor elucidate some very salient issues of the One Rank, One Pension, which could be of interest to our colleagues and also, of course, to the citizenry of this country. The Government of India, we are very grateful to the Prime Minister of the nation that the historic decision was taken to implement One Rank, One Pension by issuing an order that is on the 7th of February 2015, and the benefits to be effective from 1st July 2014, despite very huge financial burden which is there demonstrated to its commitment for the welfare of ex-servicemen who retired, that is on 30th of June, and thereafter important to note that it's only for those ex-servicemen who are ineligible, that is after 30th of June, 1st July 2014. Ji. Now, the revised pension under the OROP scheme will apply, you know, ladies and gentlemen, to all the defense pensioners, family pensioners, and all those who have retired, discharged, or invalided out from the service or who died in service or after retirement in the rank of commissioned officers, honorary commissioned officers, the junior commissioned officers, and other ranks and non-combatants enrolled of the Army, the Navy, and the Air Force. Also, the widows will be entitled to get their dues. Okay. Now, the One Rank, One Pension very significantly improves the financial security, the dignity of the service personnel, and also not to forget the moral and motivational aspect of all the service personnel of the Indian Army, Navy, and the Air Force, irrespective of the retirement date, as actually it's a I just want to intervene, Gadiok sir, just want to intervene. I have a question for you. That आपने फाइनेंशियल बर्डन की बात कही लास्ट गवर्नमेंट को लेकर, और आपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की भी बात कही। इस गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल बर्डन की जगह फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस दी, इसको लेकर यस यस यू सी ये जो औरप है मैं आपको बताता हूँ, इट इम्प्लाइज दैट यूनिफॉर्म पेंशन will be paid to the armed forces personnel retiring in the same rank with the same length of service regardless of the date of retirement. That means it implies that it will be bridging the gap between the rate of pension of current and past retirees at the periodic intervals. मैं आपको बताता हूं कि a total sum of 10,795.4 crores has been dispersed to 20,60,220 defense forces pensioners, family pensioners, as arrears on account of OROP, which is a very huge expenditure which has been incurred by the government. And it only shows the great intent that is for the welfare of ex-servicemen, which has come after so many years. Now, the yearly recurring expenditure on account of OROP is about 7,123.38 crores. Okay. And for about 6 years, that is from 1st July 2014, and the total recurring expenditure which has been worked out is about 42,740.28 crores, which let me tell you is a phenomenal amount. बहुत बड़ा amount है Government of India के लिए. But all the OROP beneficiaries will get the benefit of fixation of pension under the 7th, that is CPC, while calculating the pension by the multiplication factor of 2.57, जो कि बहुत बड़ी बात है, जिससे कि सबको बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं खुशी हुई है. All ex-servicemen are very happy because of that. गडियोग साहब, मैं एक बायोग्राफी पढ़ रहा था
प्राइम मिनिस्टर मोदी पे ऊपर, और उसमें ये बायोग्राफी में लिखा था कि जब वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे गुजरात के, पहले से ही वो एक सम्मान का भाव, जब भी वो जाते थे और किसी भी सैनिक से मिलते थे, कि बहुत ही सम्मान का भाव उनके मन में आता था और उनकी इच्छा होती थी कि वो किसी तरह से उनकी वो मदद कर सकें। जैसे वो प्रधानमंत्री बने, उनके मन में ये पहले से ये प्लान था कि जैसे ही प्रधानमंत्री बनूंगा इस OROP को लागू करेंगे, और उसके बाद उन्होंने लागू किया। मेरा सवाल ये कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस योजना को लागू किया, जिन व्यक्तियों ने देश के खातिर अपनी जान को न्यौछावर किया, उनकी फैमिली के लिए, उनके लिए, उनके परिवारों के लिए ये योजना, इसको लागू किया गया। इसे आप कितना महत्वपूर्ण सोशल सिक्योरिटी के लिहाज से भी मानते हैं? ये बिल्कुल सही आपने कहा, बिकॉज मैंने प्रधानमंत्री के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। इनफैक्ट जो मेरी PhD है वो भी है फ्रॉम वॉर टू पीस, दैट इज द एक्स सर्विसमैन सर्विस के लिए गुड गवर्नेंस एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसके अंदर मैंने गुजरात मॉडल, जब मोदी साहब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उसके बारे में जिक्र किया है। और मैं ये आपको बता सकता हूँ विदाउट एनी काइंड ऑफ रिमोर्स दैट ये पेंशन जो लागू की है, इट इज इफेक्टिव, दैट इज 1 जुलाई 2024, और उसका पूरा टेबल जो है, जो जिसको कहते हैं द मैट्रिक्स फॉर पेंशन एंड फैमिली पेंशन अंडर OROP स्कीम, ये अवेलेबल है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर वेबसाइट। ओके। और तमाम जितने भी एक्स सर्विसमैन है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि वो अपने सीनियर ऑफिसर्स, अपने रेजिमेंटल सेंटर्स, अपने जितना जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड, सबके साथ मिलाप रख रहे हैं। और ये जितने भी बोर्ड्स हैं वो सब, उनके पास ये पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। इनफैक्ट आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, डॉक्टर नितिन चंद्रा साहब हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा काम किया, बड़ी गंभीरता से, और बड़ी जिसको बोलते हैं मेटिकुलस स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ। I think he has issued the government order, which has not only overwhelmed all of us. Okay. From the officers, junior commissioned officers, warrant officers, जो sailors हैं, ex-servicemen, जितने भी air warriors हैं, because we are the custodians of security and guarantors of. गैडियक साहब, हमारे पास समय इतना ही है। आप हमारे साथ जुड़े और इस विषय पर बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको बहुत बहुत बधाई भी इस योजना के लाभार्थी होने के नाते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बात करेंगे आतंकवाद विरोधी सम्मेलन की, तो गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में NIA द्वारा आयोजित आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। 2 दिनों का यह सम्मेलन आतंकवाद के खिलाफ जांच में अभियोजन और बदल रहे कानूनी ढांचे, अनुभवों और बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने, उभरती जो टेक्नोलॉजीज हैं उससे संबंधित चुनौतियों और अवसरों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर केंद्रित है। कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री ने देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा बनाए रखने के लिए बलिदान हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी। सत्र को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के 10 साल के भीतर भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति अपनाई। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के उनके नारे को आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति लेकर भारत सरकार चली है। मोदी जी का एक घोष वाक्य जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये न केवल भारत, समग्र विश्व ने आज स्वीकार किया है। और ये 10 साल के अंदर भारत के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ी हुई। हालांकि बहुत कुछ करना बाकी है, परंतु 10 साल के काम का विहंगावलोकन करें तो संतोषजनक चित्र इस 10 साल में हमारे सामने खड़ा हुआ है। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने आतंकवाद को रोकने में बड़ी सफलता हासिल की है। अमित शाह ने बताया कि देश में आतंकी घटनाओं में 70% तक की कमी आई है। 2006 से 13 और 14 से 21
आतंकवादी घटनाओं का हिसाब किताब करें तो 70% की कमी आतंकवादी घटनाओं में दिखाई पड़ी है। और ये जो 30% भी है, इसमें पुलिस एक्शन को भी, आतंकवादियों के साथ जो मुठभेड़ होती है, इसको भी शामिल किया गया है। इसका मतलब ढेर सारा हमने आतंकवाद की प्रवृत्ति को रोकने में सफलता पाई है। आतंकवादियों की सेल्फ लाइफ में भी कमी आई है, जो पहले 2 साल तक थी, अब कुछ दिनों तक इसको सीमित करने में हम सफल रहे हैं। और यहां रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। राजा आओ आओ आओ। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा देके ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। इससे स्वागत। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा से जुड़ी खबर की। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली वाले प्रस्ताव पर आज भी जबरदस्त हंगामा हुआ है। बीजेपी विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। आज सदन में इंजीनियर रशीद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाया तो हंगामा हो गया। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई। सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। कल ही अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव सदन में पास हुआ था। और ये वो तस्वीरें, जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर की तस्वीरें, धक्का मुक्की की तस्वीरें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। और ये तस्वीरें शुभ संकेत नहीं हैं लोकतंत्र के लिए। इस तरह से आप व्यवहार नहीं कर सकते हैं। आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं और आपसे इस तरह की उम्मीदें नहीं की जा सकती हैं। ये हर कोई कहता है। प्रधानमंत्री ने भी कई बार जिक्र किया है कि किस तरह से लोकतंत्र में जब आप चुन के आते हैं तब आपका व्यवहार किस तरह का होना चाहिए। लेकिन जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं वो वाकई दुखदाई है। और इस सब के बीच भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने इंडी गठबंधन जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान का गला घोटने की हिमाकत करने का आरोप लगाया इंडी गठबंधन पर। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि एक चुनी हुई सरकार भारत को जोड़ने के बजाय तोड़ने का प्रमाण दे रही है। स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत अनुच्छेद 370 पुनर्स्थापित नहीं होने देगा। तो स्मृति ईरानी ने कहा कि इस तरह की चीजें सही नहीं हैं और फिर से उसको रीइंस्टेट करना, फिर से उसको रीस्टोर करना, ये हम नहीं होने देंगे। हम आगे बढ़ेंगे, आपको इस खबर पर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। DD न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान।
वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की, खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई इस वक्त डीडी न्यूज पर। हिमालय व्यक्तित्व के धनी, एक कर्म योगी जिन्होंने विश्व में मान बढ़ाया भारत का, विकास के अमृत पथ पर लेकर चला देश को, देश के प्रति त्याग और समर्पण का भाव लिए भारत के सम्मान और पहचान के लिए समर्पित 140 करोड़ लोगों के दिलों की आवाज, भारतीय राजनीति के महानायक नरेंद्र मोदी, उनके जीवन के कुछ छुए अनछुए पहलुओं पर देखिए हमारी विशेष प्रस्तुति प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, हर शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। हम आपको बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 को लेकर जो हंगामा हुआ है उस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि ये सरकार इस 370 कॉन्स्टिट्यूशन 370 को फिर से रिस्टोर नहीं होने देगी। ये आपको सुनाते हैं बाइट उनकी। कल का रेजोल्यूशन कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। ये भारत में हर नागरिक को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद नागरिकों की मृत्यु में 80% की गिरावट हुई। ये हर हिंदुस्तानी को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई। और स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन से पूछा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले हैं, क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार उसके खिलाफ खड़ी होगी? आज मैं कांग्रेस, एनसी और इंडी अलायंस के सभी नेताओं से पूछना चाहती हूं, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले, क्या कांग्रेस और इंडिया अलायंस आदिवासी समाज के उन अधिकारों के खिलाफ खड़े रहेंगे? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद दलित समाज, पिछड़े समाज को जो अधिकार भारत के संविधान के माध्यम से भारत की संसद ने सुपुर्द किए, क्या कांग्रेस नेत इंडिया अलायंस उनके खिलाफ खड़े रहेंगे? और इस सबके बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की वापसी के प्रस्ताव को लेकर शहजाद पूनावाला ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूनावाला ने कहा है कि भारत जोड़ो का नारा देने वाले आज भारत तोड़ो की राजनीति कर रहे दल का समर्थन कर रहे हैं। आज कांग्रेस का दोहरा चरित्र जनता के सामने एक बार फिर से आ गया है। 370-35 से हटने के बाद संविधान बाबा साहब आम्बेडकर जी का पूर्ण तरीके से लागू हुआ है, जिस पर शपथ भी ली गई है और वाल्मीकि समाज को अपना अधिकार पहली बार मिला है। क्या कांग्रेस पार्टी जो इस सरकार की सहयोगी है, समर्थक है, क्या वो आम्बेडकर जी का संविधान नहीं चाहती जम्मू कश्मीर में? भारत जोड़ो का नाम लेकर भारत तोड़ो की राजनीति करते हैं। और क्या वाल्मीकि समाज को आरक्षण मिला है, उनका अधिकार मिला है, तो इसके खिलाफ है राहुल गांधी। आज राहुल गांधी को बताना चाहिए कि जो उनके फैमिली फ्रेंड रेजोल्यूशन ला रहे हैं, फैमिली फर्स्ट वाला रेजोल्यूशन, क्या वो उसके साथ है या नेशन फर्स्ट के साथ है? बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गए हैं।
अपने बयान को लेकर लगातार कटघरे में खड़े किए जाते रहे राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयान के कारण विवादों में आए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने आजादी के पहले देश में रहे रियासतों, राजा महाराजाओं और नवाबों को कटघरे में खड़ा किया है, जिसके बाद रियासतों के वंशजों सहित सत्ताधारी दल भाजपा ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। दरअसल देश के प्रमुख अखबारों में लिखे अपने एक आलेख में राहुल गांधी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकारवादी रवैया का जिक्र करते हुए इसका ठीकरा राजाओं और महाराजाओं और नवाबों पर फोड़ा है। राहुल गांधी ने अपने आलेख में लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की आवाज कुचल दी थी। ये आवाज अपनी व्यापारिक शक्ति से नहीं बल्कि अपने शिकंजे से कुचली थी। कंपनी ने हमारे राजा महाराजाओं और नवाबों की साझेदारी से उन्हें रिश्वत देकर और धमकाकर भारत पर शासन किया था। उसने हमारी बैंकिंग, नौकरशाही और सूचना नेटवर्क को नियंत्रित कर लिया था। हमने अपनी आजादी किसी दूसरे देश के हाथों नहीं गंवाई, हमने इसे एक एकाधिकारवादी निगम के हाथों खो दिया जो हमारे देश में दमन तंत्र को चलाता था। कंपनी ने प्रतिस्पर्धा खत्म कर दी। वही ये तय करने लगी कि कौन क्या और किसे बेच सकता है। कंपनी ने हमारे कपड़ा उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी नष्ट कर दिया था। मैंने कभी नहीं सुना कि कंपनी द्वारा कभी कोई अनुसंधान किया गया हो। मुझे बस इतना पता है कि कंपनी ने एक क्षेत्र में अफीम की खेती कर एकाधिकार हासिल कर लिया था और दूसरे में नशा करने वालों का एक बाजार विकसित कर लिया था। जब कंपनी भारत को लूट रही थी तब उसे ब्रिटेन में एक आदर्श कॉरपोरेट एंटिटी के तौर पर दर्शाया जा रहा था। राहुल गांधी के इस आलेख पर देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले राजवंशों से जुड़े लोगों ने राहुल गांधी के इस बयान की कड़ी भर्त्सना की है। वीर सावरकर पुस्तक के लेखक, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त और मराठा सेनापति सरदार भीखाजीराव माहुरकर के वंशज उदय माहुरकर ने भारतीय महाराजाओं का अपमान करने के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा और राहुल गांधी के इस बयान को बचकाना कहा। दरअसल मराठा सेनापति सरदार भीखाजीराव माहुरकर ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और 1786 में बादामी किले की लड़ाई में टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और वहीं उदय माहुरकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि राहुल गांधी के अपने नवीनतम लेख में पूर्व महाराजाओं की आलोचना नए भारत के निर्माण में पूर्व शासकों की भूमिकाओं के बारे में उनकी बचकानी समझ को दर्शाती है। भारत उन राजाओं का बहुत आभारी है जिन्होंने अपने सदियों पुराने साम्राज्यों को बिना किसी द्वेष के मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। यदि इन 500 से अधिक शासकों में से कुछ ने भी विद्रोह करने का फैसला किया होता तो स्वतंत्र भारत की यात्रा गृह युद्ध से शुरू होती। राहुल गांधी, जिनका परिवार कई दशकों तक भारत पर शासन करने के बाद भी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है, उन्हें भारत के पूर्व राजघरानों पर निशाना साधने का कोई अधिकार नहीं है। तो लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जो राजघरानों से जुड़े जो लोग हैं वो अब इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उदय माहुरकर की प्रतिक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से उन्होंने इसे बचकानी समझ करार दिया है। और इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताते हुए तथ्य को जांचने के बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचने की बात कही है। राहुल गांधी ने एक लेख में लिखा कि मूल ईस्ट इंडिया कंपनी देश से 150 साल पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन अब उसकी जगह नई नस्ल के एकाधिकारवादियों यानी कि सिंडिकेट ने ले ली है। और इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार पर एक बार फिर एकाधिकार समूहों के साथ मैच फिक्सिंग वर्सेस निष्पक्ष व्यापार को लेकर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा ने लिखा कि तथ्य को जांचे बिना किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। राहुल गांधी ने जिन 9 कंपनियों का जिक्र अपने लेख में किया है उनके वीडियो साझा करते हुए लिखा कि कांग्रेस नेता मोदी सरकार के नेतृत्व और आर्थिक नीतियों के बारे में इनके विचारों को सुने। तो ये बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मुद्दे पर कही है। और इस बीच राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और जयपुर राजघराने से ताल्लुक रखने वाली दिया कुमारी ने भी राहुल गांधी के इस प्रयास की भारत के पूर्व राज परिवारों को बदनाम करने का प्रयास बताया और इसकी कड़ी निंदा की। एक्स पर अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा
कि अपने आलेख में राहुल गांधी द्वारा भारत के पूर्व राज परिवारों को बदनाम करने के प्रयास की मैं कड़ी निंदा करता हूं। एकीकृत भारत का सपना भारत के पूर्व राज परिवारों के बलिदान के कारण ही संभव हो पाया। ऐतिहासिक तथ्यों की आधी अधूरी व्याख्या के आधार पर लगाए गए निराधार आरोप पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। और वहीं ग्वालियर राजघराने के वारिस और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस मुद्दे पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और कहा कि नफरत बेचने वालों को भारतीय गौरव इतिहास पर व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। भारत की समृद्ध विरासत के बारे में राहुल गांधी की अज्ञानता और उनकी औपनिवेशिक मानसिकता ने सभी हदें पार कर दी हैं। एक्स पर अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि नफरत बेचने वालों को भारतीय गौरव और इतिहास पर व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। भारत की समृद्ध विरासत के बारे में राहुल गांधी की अज्ञानता और उनकी औपनिवेशिक मानसिकता ने सभी हदें पार कर दी हैं। यदि आप राष्ट्र के उत्थान का दावा करते हैं तो भारत माता का अपमान करना बंद करें और महादजी सिंधिया, युवराज बी, टिकेंद्रजीत, कित्तूर चेन्नम्मा और रानी वेलु नचियार जैसे सच्चे भारतीय नायकों के बारे में जानें, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए जमकर लड़ाई लड़ी। अपने विशेषाधिकारों के बारे में आपकी चुनिंदा भूल उन लोगों के लिए एक अपमान है जो वास्तव में प्रतिकूल परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। आपकी असहमति केवल कांग्रेस के एजेंडे को और उजागर करती है। राहुल गांधी आत्मनिर्भर भारत के चैंपियन नहीं हैं, वो केवल एक पुराने अधिकार का उत्पाद है। भारत की विरासत गांधी शीर्षक से शुरू या समाप्त नहीं होती है। केवल पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हमारे असली योद्धाओं की कहानियों का जश्न मनाया जा रहा है। भारत के इतिहास का सम्मान करें या उसके लिए बोलने का दिखावा ना करें। और वहीं मैसूर के वाडियार राजवंश से जुड़े मैसूरू कोडागू लोकसभा सीट से सांसद यदुवीर वाडियार ने राहुल गांधी के आलेख में लगाए आक्षेप की कड़ी निंदा की है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि आज सुबह एक लेख के माध्यम से उनका नवीनतम बयान तत्कालीन रियासतों द्वारा आज के भारत के लिए किए गए योगदान, भारतीय विरासत के संरक्षण के बारे में उनकी अज्ञानता को दर्शाता है, जिसके बिना हम आज की कई परंपराओं को खो सकते थे जिन्हें हम प्रिय मानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एकीकृत भारत के निर्माण के लिए उन्होंने जो बलिदान दिए। मैं लेख में उनके शब्दों के चयन और उनके द्वारा किए गए आक्षेपों की कड़ी निंदा करता हूं। तो ये कुछ प्रतिक्रियाएं लगातार राज परिवारों से आ रही हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री राहुल गांधी के उस आलेख को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार फिर से कि राहुल गांधी ने इस आलेख में क्या कुछ कहा है, क्या कुछ वो बातें इस आलेख में कही हैं। राहुल गांधी एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गए हैं और देश के रियासतों, राजा महाराजाओं और नवाबों पर उन्होंने कटाक्ष किया है। जैसा कि हमने कहा, उस आलेख के जरिए क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकारवादी रवैया का उन्होंने जिक्र किया है। राहुल गांधी किस तरह से वो एक एकाधिकारवादी रवैया अपनाया करते थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे राज करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की आवाज़ को, यहाँ के वॉइसेस को कुचलने का काम किया, ये राहुल गांधी ने कहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारिक शक्ति से नहीं बल्कि अपने शिकंजे से कुचलने का काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये इस बात का भी जिक्र उस आलेख में राहुल गांधी ने किया है। उन्होंने कहा कि राजाओं और नवाबों की साझेदारी से रिश्वत देकर, धमकाकर शासन किया। इसको लेकर काफ़ी कुछ प्रतिक्रिया हमने आपको दिखाई, जिसमें कहा गया कि रिश्वत देकर और तमाम तरीके से फिर ये सारी चीज़ें की गई। बैंकिंग, नौकरशाही और सूचना नेटवर्क का भी उसको नियंत्रित करने का, उस पर कंट्रोल करने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। इस बात का जिक्र राहुल गांधी अपने आलेख में कर रहे हैं। तो राजवंशों से जुड़े लोगों ने इस बयान की कड़ी भर्त्सना की है। हमने आपको बताया किस तरह से इसकी भर्त्सना की गई है। तमाम जो राजवंश से जुड़े लोग हैं और भीखाजीराव माहोरकर के वंशज उदय माहोरकर ने राहुल गांधी के इस बयान को बचकाना कहा है। उन्होंने कहा कि आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है, आपको इतिहास की जानकारी नहीं है, तभी आप समझे, जाने, फिर इस तरह की बातें कहें। वहीं मराठा सेनापति सरदार भीखाजी माहोरकर ने टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उन्हीं के वंशज उदय माहोरकर, जैसा कि हमने आपका जिक्र किया। वहीं जयपुर राजघराने की दिया कुमारी ने भी पूर्व राज परिवारों को बदनाम करने का ऐसे प्रयास बताया कि आप इस तरह से उन्हें बदनाम करने की बात कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। ये उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि आप तथ्यों को समझे, फिर आप किसी तरह का बयान दें। एकीकृत भारत का सपना भारत के पूर्व राज परिवारों के बलिदान के कारण ही संभव हो पाया है। ये जो पूरा एकीकृत भारत आज हम देख पा रहे हैं वो उन्हीं राज परिवारों के, राजघरानों के
बलिदान की वजह से संभव हो पाया है, ये कहना है दिया कुमारी का। वहीं ग्वालियर राजघराने के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने भी तमाम जो राज परिवार से जुड़े जो लोग हैं वो इसकी कड़ी भर्त्सना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें राहुल गांधी को नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि नफरत बेचने वालों को भारतीय गौरव और इतिहास पर व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। आपको भारत के इतिहास के बारे में जो जानकारी नहीं है तब आपको इस तरह की बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता है। वहीं बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी तथ्यों को जांचने के बाद ही किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने की बात कही है। तो ये कुछ अहम बातें निकलकर सामने आई राहुल गांधी के इस बयान को लेकर, जिसमें कि उन्होंने राजा महाराजाओं के प्रति जो बातें कही हैं आलेख में, इसको लेकर ये सारी बातें थी। बढ़ेंगे आगे और कुछ दूसरी अहम खबरें। बात प्रदूषण की करें तो लाख दावे के बाद भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदूषण को कम करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पराली जलाने पर जुर्माने के नए नियम तय किए हैं। अब जमीन के आकार के आधार पर जुर्माने की राशि तय की जाएगी। 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को 5,000 रुपए, 2 से 5 एकड़ वाले किसानों पर 10,000 रुपए और 5 एकड़ से अधिक वाले किसानों पर पराली जलाने पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बढ़ेंगे आगे। वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल आज कर्नाटक में हैं। कर्नाटक में चल रहे वक्फ विवाद के बीच उन्होंने राज्य का दौरा किया और कहा कि उत्तरी कर्नाटक के किसान दावा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड उनकी जमीन पर दावा कर रहा है। जेपीसी का गठन इस साल संसद में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ किसान लगभग 70 वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड उनकी जमीन पर मालिकाना हक का दावा कर रहा है। जेपीसी अध्यक्ष ने कहा कि वो स्थिति की जानकारी लेने और तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट सौंपने के लिए किसानों से मिलने के लिए हुबली का दौरा कर रहे हैं। तो जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल कर्नाटक के दौरे पर हैं और वक्फ जमीन का जो पूरा मामला है, You have seen, you know, the farmers of the North Karnataka, they are even at the airport, and they have handed over one memorandum, you know, the piece of the land which was belonging to us. Now, Waqf board is claiming that it is ours. So just I have inquired whether you have your deed, whether you have your ownership of that piece of land. They are saying, you know, we are there from last more than 50 years, 70 years, but even then Waqf board is claiming. So they have given some papers. So I will look into it. और अब बात महापर्व छठ की। जी हां, लोक आस्था का महापर्व छठ के पर्व का आज तीसरा दिन है और इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य से पहले आज दिल्ली में कालिंदी कुंज और आयानगर समेत विभिन्न जगहों पर छठ घाट को तैयार किया जा रहा है। आज पूरे दिन व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। जल में खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करने का खासा महत्व है। इस दौरान बांस के सूप में प्रसाद, फल इत्यादि रखकर अर्घ्य दिया जाता है सूर्य को। सूर्य को अर्घ्य देने से माना जाता है कि मानसिक शांति, प्रगति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये व्रत महिलाएं संतान के सुखी जीवन की कामना और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। और छठ पूजा वापसी की भीड़ को प्रबंधित करने के लिए भारतीय रेलवे ने 8 से 11 नवंबर तक प्रतिदिन 160 से अधिक विशेष ट्रेनें निर्धारित की हैं। इसी के साथ भारतीय रेलवे ने इस साल 1 अक्टूबर से 5 नवंबर तक त्योहारी सीजन के दौरान यानी कि पिछले 36 दिनों में 4,521 विशेष ट्रेनों में 65 लाख यात्रियों के परिवहन की उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक त्योहारी अवधि के दौरान बढ़ी हुई यात्रा मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने कुल 7,724 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की, जो कि पिछले साल की 4,429 स्पेशल ट्रेनों की तुलना में 73% अधिक है।
इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने छठ पूजा के लिए पिछले 4 दिनों में प्रतिदिन औसतन 175 स्पेशल ट्रेनें संचालित की हैं। अब भारतीय रेलवे छठ पूजा की समाप्ति के साथ ही 8 नवंबर से शुरू होने वाली वापसी की तैयारी भी कर रहा है। लौटने वाले यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई है। स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए आवश्यकता के मुताबिक समस्तीपुर, दानापुर डिवीजनों और अन्य डिवीजनों के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की योजना बनाई गई है। छठ पूजा के लिए वापसी की भीड़ 8 नवंबर को सूर्योदय के बाद शुरू होने वाली है, जिसके लिए 164 विशेष ट्रेनें निर्धारित की गई हैं। इसके बाद 9 नवंबर के लिए 160, 10 नवंबर के लिए 161 और 11 नवंबर के लिए 155 स्पेशल ट्रेनों की योजना बनाई गई है। इसके साथ भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन की मांग को पूरा करने के लिए 4 नवंबर को एक ही दिन में 3 करोड़ से अधिक यात्रियों को परिवहन कराकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस दिन भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड संख्या में 120.72 लाख गैर उपनगरीय यात्रियों को यात्रा कराई। इसमें 19,43,000 रिजर्व पैसेंजर और 101.29 लाख अनारक्षित गैर उपनगरीय यात्री शामिल थे, यानी कि जो गांव की तरफ जा रहे थे, छोटे शहरों की तरफ जा रहे थे। इसी तरह उपनगरीय यातायात रिकॉर्ड 1 करोड़ 80 लाख यात्रियों तक पहुंच गया, जिससे कि यह वर्ष का सबसे अधिक एक दिन में यात्री आंकड़ा बन गया। लेकिन छठ के मौके पर दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और यमुना नदी का कालिंदी कुंज इलाका बर्फनुमा जहरीले सफेद झाग की परतों से ढका हुआ है। तस्वीरें आपके सामने। कालिंदी कुंज घाट पर पानी को साफ करने के लिए जल बोर्ड की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। बैराज पर जाल बांधने के साथ ही पानी को साफ करने के लिए इसमें केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई है। अब चिंता इस बात की कि जो व्रती इस पानी में उतरेंगे अर्घ्य देने के लिए, उनका क्या होगा, उनकी सेहत के साथ क्या होगा। हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह हमारे साथ ताज़ा अपडेट के साथ बने हुए हैं। नितेंद्र, महापर्व छठ की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले। और आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं, हालांकि यहां तो पानी बहुत साफ है, किसी सोसाइटी का लग रहा है, लेकिन दिल्ली में जो लोग यमुना नदी में उतरने वाले हैं आज शाम को, उनको लेकर हम सभी को चिंता बनी हुई है। असीम, आपको भी छठ पर्व की शुभकामनाएं और पूरे देशवासियों को भी छठ पर्व की शुभकामनाएं। इस वक्त मैं दिल्ली के आया नगर में हूँ और आप देखिए, मैं तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अब देखिए कि ये तालाब जैसा बनाया गया है, कृत्रिम तालाब की तरह से बनाया गया है और इसमें साफ पानी सुबह से ही छोड़ा गया है ताकि जो लोग अर्घ देने के लिए आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पहला अर्घ होता है उसमें लोग घंटों खड़े होकर अर्घ देते हैं भगवान सूर्य को, भगवान आदित्यनाथ को। उनके लिए व्यवस्था की गई है और आप देखिए कि तमाम जितने भी लोग यहाँ पर हैं कल रात से ही अपने अपनी चादर बिछा करके जगह सुनिश्चित कर दिए हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही अपना अपना दौरा देखेंगे जो आने वाले घाटों पर घाट जो है दौरा से सैकड़े दफा। ये देखिए, ये जो कुछ लोग यहाँ पर हैं जो सबसे थोड़ी देर पहले आए दौरा अपना लेकर के दौरे से जाकर देखिए, ये जो व्रती है, महिलाएं हैं, पूरे आस्था के साथ भगवान सूर्य की उपासना कर रही हैं। आपसे थोड़ी देर बाद लोग स्नान करेंगे और उसके बाद नहाने के बाद अर्घ दिया जाएगा और ये प्रक्रिया न केवल शाम में, सुबह भी चलती है। और इसके लिए आप देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो लोग हैं परिवार के साथ शाम से ही इंतजार कर रहे थे और अपने अपने घाटों को सुनिश्चित कर रहे थे ताकि उनके जो परिवार के लोग हैं वो छठ मनाने के लिए अच्छा जगह मिले। मैं आपको और भी दिखाना चाहूंगा कि ये जो दूसरा एरिया है वहाँ पर भी घाट बनाया गया है और कई छोटे छोटे यहाँ पर घाट रखे गए हैं ताकि लोग आए और व्रती यहाँ पर छठ करें, किसी तरह कोई कोई दिक्कत ना हो। आप ये देखिए, विहंगम दृश्य, सब लोग अपने घाटों की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि सबसे थोड़ी देर बाद लोग यहाँ आना शुरू करेंगे और अर्घ देने का समय होता जा रहा है। और अब से थोड़ी देर बाद व्रत करने के लिए लोग आएंगे क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने घर नहीं जा सके। पूर्वांचल हम जानते हैं कि बिहार में बहुत से लोग जाते हैं, करोड़ों लोग। सिर्फ थोड़ी देर पहले आपने रिपोर्ट दिखाई थी कि करोड़ों लोग जाते हैं और ये लोग नहीं जा पाए, वो यहीं पर रह करके छठ व्रत करते हैं। और ये पीढ़ियों से चली आ रही है परंपरा, पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों वर्षों से हमारी सूर्य उपासना का फेस्टिवल है जो चलता आ रहा है और पूरे बिहार पूर्वांचल के लोग
बड़े धूमधाम से इसको आस्था के साथ मनाते हैं। और देश और दुनिया में अब छठ ग्लोबल हो गया है और ये जहां भी लोग बिल्कुल रहते हैं, हिमाचल के चाहे उत्तर प्रदेश के हो, वो लोग छठ मनाते हैं। वैसे तो नितेंद्र, भारत में कई सारे पर्व और त्योहार मनाया जाता है, लेकिन जब महापर्व छठ की बात आती है, इसमें सारी चीजें, प्रकृति की पूजा, सूर्य की पूजा, और इस पूजा में जो साजो सामान और जो सामग्री का इस्तेमाल होता है, वो सारी चीजें प्रकृति और प्रकृति प्रदत्त होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है किस तरह से ये पर्व लोक आस्था के साथ साथ ही जो पर्यावरण है, जो प्रकृति है, उसकी भी पूजा होती है इसमें। निश्चित तौर पर जो छठ पर्व है वो प्रकृति की है, हम सूर्य की उपासना करते हैं, भगवान सूर्य की करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि साफ सफाई, आप देखिए कि घाटों पर साफ सफाई, अपने घर के आसपास लोग साफ सफाई करते हैं, सड़कों पर, गलियों में लगातार करीब 4-5 दिनों से साफ सफाई करते हैं। और ये एक सामूहिकता का त्योहार है, इसमें कोई भेदभाव नहीं, सभी लोग मिल करके आपस में साफ सफाई करते हैं। सबके लिए घाट पर व्यवस्था की जाती है और हर कोई आस्था के साथ एक दूसरे की मदद करते हुए इस पर्व को मनाता है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि अपने स्वास्थ्य के लिए, पुत्र के लिए, मंगल कामना के लिए छठ किया जाता है। और इसमें कोई लिंग भेद नहीं है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी करते हैं, और कोई छठ कर सकता है। अपनी अपनी जो मान्यता है, अपनी अपनी जो मन्नत है, उसको मनाने के लिए। अब से देखिए, थोड़ी देर पहले एक परिवार यहाँ पर आया हुआ है और वो देखिए ईख, हम जानते हैं कि ईख का बड़ा महत्व होता है, पानी में इसको रखा जाता है। और घाट पर देखिए दौरा आ गया है और अपने अपने दौरा को लोग सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। और यही इस पर्व की खासियत है। अब मैं तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अर्घ का समय अब होता जा रहा है धीरे धीरे। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ भीड़ काफी हो जाएगी और लोग अपने जो अस्ताचल सूर्य हैं, भगवान दीनानाथ है, उनकी अर्घ देंगे। घंटों खड़े रहते हैं, हम जानते हैं कि प्रति असम आप भी जानते हैं कि पानी में खड़े होकर बड़ी कठिन तपस्या होती है और 36 घंटा का उपवास होता है जो लोग भी इस व्रत को करते हैं। तो निश्चित ही एक बहुत ही कठिन व्रत है, लेकिन आस्था इस तरीके से है कि उस आस्था के लोग संगम में डूबते हैं और अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी परंपरा और अपनी अपनी मन्नतों को मांगते हुए बड़े आस्था से पर्व को मनाते हैं। नितेंद्र, कल मुझे ऑफिस में आपकी तरफ से प्रसाद का इंतजार जरूर रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठेकुआ सबसे ज्यादा फेमस प्रसाद, मैं उसी की बात कर रहा था। ठेकुआ जरूर मैं लाऊंगा। और मैं कल रात से यहाँ पे आया हूँ और इस घाट पे मैं आपको बताऊँ, कल रात 1 बजे तक मैं था और सब लोग, ये जो आप देख रहे हैं बेडशीट, ये बेडशीट बिछाने के लिए कल शाम से ही लोग यहाँ पर आए। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पूजा के लिए, आस्था के इस पर्व के लिए आते हैं और बहुत ही मतलब आस्था के जरिए इस पर्व को मनाया जाता है और पीढ़ियों से हमारी परंपरा चली आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली के आया नगर से बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और एक दुखद खबर ये कि प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार आज पटना में आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। पटना के गुलाबी घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रसिद्ध गायिका को अंतिम विदाई दी गई। शारदा सिन्हा के पुत्र अंशुमन सिन्हा ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर घर के लोगों के साथ साथ उनके प्रशंसक भी काफ़ी तादाद में मौजूद थे। इस दौरान घाट पर शारदा सिन्हा अमर रहें और जय छठी मैया के जयकारे भी गूंजते रहे। आपको बता दें कि मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार की रात निधन हो गया था। बिहार की कोकिला के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा को लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और 6 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक गायिका शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर के पटना आने के बाद कंकड़बाग स्थित उनके आवास पहुंचे और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। नीतीश कुमार ने इस दौरान शारदा सिन्हा के शोकाकुल परिजनों से भी मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। इससे पहले शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना लाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा कि बिहार कोकिला, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। बढ़ेंगे आगे और अब खबरें कुछ खेल जगत से हैं। बात खेल जगत में सबसे पहले बैडमिंटन की करें तो कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किरण जॉर्ज ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। किरण ने अंतिम 16 के मुकाबले में आज ताइवान के खिलाड़ी को शिकस्त दी। किरण जॉर्ज को इस मुकाबले को जीतने के लिए 1 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा।
मैच में किरण ने अपने विरोधी को कोर्ट के चारों ओर व्यस्त रखा और इसका फायदा उन्हें मिला। किरण का अब क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुक्रवार को खेला जाएगा। वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। सीरीज के आखिरी मुकाबले को वेस्टइंडीज ने आसानी से 8 विकेट से अपने नाम कर लिया। पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 8 विकेट पर 263 रन बनाए। जवाब में ब्रैंडन किंग और कीसी कार्टी के शतक की मदद से वेस्टइंडीज ने 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज का पहला मुकाबला अफगानिस्तान ने 92 रनों से अपने नाम कर लिया है। अफगानिस्तान ने 49.4 ओवर में 235 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 34.3 ओवर में 143 रन पर सिमट गई। इंटर मिलान ने चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आर्सेनल पर ग्रुप स्टेज मुकाबले में 1-0 से जीत हासिल की है। इंटर मिलान की ओर से एकमात्र गोल पेनल्टी के जरिए आया, जो पहले हाफ के अतिरिक्त समय में हुआ। इस गोल के बाद मैच में कोई और गोल नहीं हुआ और इस जीत के बाद इंटर मिलान के 4 मैचों में 10 अंक हो गए हैं और टीम 5वें स्थान पर पहुंच गई है। और चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में बुधवार देर रात मुकाबले में एटलेटिको मैड्रिड ने पीएसजी की टीम को 2-1 से हरा दिया। मैच में हालांकि पीएसजी की टीम ने 14वें मिनट में गोल कर 1-0 की बढ़त बना ली, लेकिन इसके 4 मिनट बाद ही एटलेटिको की ओर से बराबरी का गोल आ गया। एटलेटिको की ओर से दूसरा गोल मैच के अतिरिक्त समय में आया, जिसे एंजेल कोरा ने किया। एटलेटिको के लिए ये जीत उनके अभियान को तेजी देने वाली रही। दरअसल इससे पहले पिछले 2 मुकाबलों में एटलेटिको की टीम को जीत नसीब नहीं हो पाई थी। और चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में बुधवार देर रात हुए मुकाबले में बायर्न म्यूनिख ने बेनफिका की टीम को 1-0 से हरा दिया। बायर्न की ओर से एकमात्र गोल दूसरे हाफ के 67वें मिनट में आया। इस जीत के बाद बायर्न के 4 मैचों में 6 अंक हो गए हैं। टीम लीग में 17वें स्थान पर आ गई है। बायर्न के लिए जीत काफी राहत देने वाली भी रही। दरअसल टीम को इस सीजन में चैंपियंस लीग में अपने पिछले 2 मैच में हार का दंश झेलना पड़ा था। जम्मू के एमए स्टेडियम में आज से 68वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आगाज हो रहा है। पहले दिन जूडो अंडर 17 बॉयज वर्ग में मुकाबले खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 35 टीमें हिस्सा ले रही हैं। जूडो और वुशु खेल स्पर्धाएं इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भगवती नगर में होंगी। तलवारबाजी प्रतियोगिताएं जिम्नाजियम हॉल जम्मू विश्वविद्यालय में होंगी। फुटबॉल टूर्नामेंट सैनिक स्कूल फुटबॉल ग्राउंड नगरोटा जम्मू में आयोजित किया जाएगा। तो खेल जगत की इस खबर के साथ ही मिड डे प्राइम के आज के सेगमेंट में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची धनिया हल्दी, असली मसाले सच सच, MDH।